रीट मेंस की आपने जो MCQ क्वेश्चन सी है इसकी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं SS चौहान आपका स्वागत करता हूं। हमारी इस क्लास में हम विभिन्न टॉपिक जो रीट मेंस में आपके आने वाले हैं उसके 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए पहले जो क्वेश्चन है इसको देखिए, आपके उच्चारण स्थान से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ये उच्चारण स्थान से संबंधित है। प्रश्न क्या है? स इत्यस्य उच्चारण स्थानम। जो स है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? स इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो स एक तो ये स है, एक अपना ये स है, एक अपना ये स है। इन तीनों को अच्छे से देख लेना। इस स को तालव्य स कहा जाता है, सॉरी इस स को दंत स कहा जाता है, इस स को दंत स कहा जाता है, इस स को तालव्य स कहा जाता है और जो अपना ये स है इसको मूर्धन्य स कहा जाता है उच्चारण स्थान के अनुसार। इट मीन्स जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ये जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ये जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। तो इनके अनुसार हम देखते हैं कि जो इस स है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? जो कि मूर्धन्य, इसका मूर्धन्य कहा जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो हमारा जो ये प्रश्न है वो उच्चारण स्थान से संबंधित है। उच्चारण स्थान के बारे में आपको पता भी होगा, कितने उच्चारण स्थान है? 8 अष्टौ। पाणिनि शिक्षा में श्लोक आता है ना कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठ स्थिरस्यता जिह्वा मूलम च दन्तस्य नासिकोष्ठौ च तालु च। इस तरह करके 8 उच्चारण स्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तालव्य भवति, वही जैसे हमने तीनों शय के बारे में बताया था, तो तालव्य भवति, इसमें से तालव्य कौन सा है? इसमें से तालव्य कौन सा है? तो इच्वे सानाम तालु। इच्वे सानाम तालु आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ये हो जाएगा, इच्वे सानाम तालु। देखो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? एक तो ई है, इच्वे सानाम तालु का मतलब ई। आप अगर 11 सूत्र याद कर लोगे ना उच्चारण स्थान को, फिर उसमें उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम उच्चारण स्थान से संबंधित नहीं होगी। तो जैसे सूत्र याद कर लिया हमने, इच्वे सानाम तालु, तो इसके तालु के उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? एक तो ई हो जाएगा। चू का मतलब पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ और य, पूरा च वर्ग। उसके बाद में आपका य है और उसके बाद में ये स है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इन सब का उच्चारण स्थान, इन सब का उच्चारण स्थान है तालु। ई, छ, छ, ज, य और स, इस इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो प्रश्न हमारा क्या था? तालव्य भवति। इनमें से तालव्य कौन सा है? ये स है, ये स है, ये स है या न कॉपी, कोई भी नहीं है। तो तालव्य कौन सा है? ये है। नेक्स्ट, ये भी उच्चारण स्थान से संबंधित आपका प्रश्न है। वही 11 सूत्र हैं। नासिका रिक्त स्थान, कंठ से आएगा, स्वर से आएगा, अनुस्वार से आएगा या सन्निहित आएगा? तो इसमें क्या आएगा? अनुस्वार से। नासिका अनुस्वार से। जो 11 सूत्र है उसमें एक सूत्र ये भी आता है कि नासिका अनुस्वार से। जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार, उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो इसमें सीधा सा ये पूछा है कि नासिका डैश डैश, तो नासिका अनुस्वार से। तो ये डायमेंशन है प्रश्न का, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना कि वर्ण दे के आपसे उच्चारण स्थान पूछ सकता है, उच्चारण स्थान दे के वर्ण पूछ सकता है, और तीसरा अपना डायमेंशन ये है कि सूत्र दे के ही पूछ सकता है कि भाई इसके आगे रिक्त स्थान क्या होगा। नेक्स्ट है परे सन्निकर से सन्निहिता। इत संज्ञा से संबंधित प्रश्न आपका, जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है रीट का इत संज्ञा का, उससे है संबंधित। परे सन्निकर से सन्निहिता क्या आएगा? सन्निकर से। सन्निकर से पदम सवर्णम उदातम। तो ये सूत्र कौन सा है? परे सन्निकर से सन्निहिता। सूत्र क्या करता है? सन्निहिता संज्ञा करता है। क्या करता है सूत्र? सन्निहिता संज्ञा करता है। सन्निहिता होती क्या है? परे सन्निकर से सन्निहिता कहा गया ना, परे सन्निकर से सन्निहिता ये कहा गया है। तो इस सूत्र की वृत्ति, इस सूत्र की व्याख्या देखते हैं तो क्या होता है? वर्णानाम अतिसहित सन्निधि, वर्णानाम अतिसहित सन्निधि सन्निहिताशु। अर्थ क्या है इसका? कि वर्णों की जो परस्पर निकटता है, वर्णों की जो परस्पर निकटता है उसको, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को सन्निहिता कहा जाता है। एक सूत्र आता है हमारा, अगर जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आता है अकय सवर्णे दीर्घ, अकय सवर्णे अचि परे दीर्घ साथ सन्निहितायाम वशे। तो वो क्या करता है? सन्निहिता के विषय में करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्चैरुदाते सूत्रेण भवति, उच्चैरुदाते सूत्रेण भवति। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है?
देखो ये 3 संज्ञाएं हो रहे हमारे, एक तो उदात्त संज्ञा है, एक अनुदात्त संज्ञा है, एक स्वरित संज्ञा है। इन तीनों के सूत्रों को भी याद कर लेना आप। उच्चैर उदात्त के द्वारा उदात्त संज्ञा की जाती है, निश्चैर अनुदात्त के द्वारा अनुदात्त संज्ञा की जाती है, और समाहार स्वरित के द्वारा स्वरित संज्ञा की जाती है। हम सूत्र में देख लेते हैं, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त है, इसका पदच्छेद करते हैं इसको, तो उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त है, उदात्त संज्ञा हो गई। निश्चैर अनुदात्त है, निश्चैर अनुदात्त है, तो निश्चैर प्लस अनुदात्त है, अनुदात्त संज्ञा हो गई। और तीसरा सूत्र क्या कह रहा है हमारा, समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। इसमें स्पष्ट है लिखा हुआ है स्वरित है, समाहार स्वरित है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इसके द्वारा कौन सी संज्ञा हो जाएगी, स्वरित संज्ञा हो जाएगी। तो तीनों को इनको ध्यान रख लेना, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को। प्रत्यय से तो आपका जो प्रत्यय का प्रकरण है उससे आपका ये लिया गया है। निहित पद से प्रकृति प्रत्यय विस्तय, निहित इसके प्रकृति प्रत्यय क्या है, इसमें कौन सा धातु और कौन सा इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग है तो उपसर्ग भी आपको बताना है। तो देखिए निहित में क्या है, नी, धा और अक्त, ये आपका आंसर सही है। नी, धा और अक्त, ये आपका आंसर सही है। धा धातु है यहाँ और अक्त प्रत्यय है। 2 प्रत्यय होता है ना आपके, अक्त और अक्तवतु, अक्त और अक्तवतु। ये जैसे गम धातु से अक्त प्रत्यय करते हैं तो क्या बन जाता है, गतय, और गम धातु से अक्तवतु प्रत्यय करते हैं तो क्या बन जाता है, गतवान, गतय और गतवान। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग, अक्त और अक्तवतु, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किसमें होता है, निष्ठा में होता है। पूछ भी लेते हैं कभी कभार, तो ध्यान रखना आपको। मान लो ये दे दिया अक्त अक्तवतु, अक्त अक्तवतु डैश कर दिया, तो अक्त और अक्तवतु इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है, निष्ठा में होता है। निष्ठा क्या होती है, भूतार्थ वृत्तिर धातु निष्ठा शास्त्र, भूतकालिक अर्थ में विद्यमान धातु जो होती है उसको निष्ठा कहते हैं। अर्थात अक्त और अक्तवतु प्रत्यय, इनसे इन प्रत्ययों से युक्त जो शब्द होता है वो भूतकाल में चला जाएगा। जब वाक्य बनाएंगे तो वाक्य किस में होंगे, भूतकाल में होंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, मया जलम पीतम, मया जलम पीतम, अक्त प्रत्यय नहीं यहाँ पे भी, तो मेरे द्वारा जल पिया गया, भूतकाल का वाक्य हो गया, मेरे द्वारा जल पिया गया। या स जलम पीतवान, स जलम पीतवान, उसने जल पिया, उसने जल पिया, तो ये भी वाक्य कौन सा हो गया, भूतकाल में हो गया। और ये भी वाक्य कौन सा हो गया, भूतकाल में होगा। अगर अक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो भी भूतकाल में, और अक्तवतु का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना कि अक्त प्रत्यय का प्रयोग हमेशा भाव या कर्म में होता है, मतलब भाववाच और कर्मवाच में, और अक्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच में होता है भाई। मतलब जहां अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वहां हम कर्तृवाच के वाक्य बना सकते हैं, और जहां अक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वहां हम जो कर्मवाच या भाववाच है उनके हम वाक्य बनाएंगे। तो निहित स्पष्ट है, नि, धा और अक्त आपका प्रत्यय से रिलेटेड ये टॉपिक है। उच्छून है, इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, वही बात आ गई इसमें। उच्छून में प्रत्यय पूछा है तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय। इसमें क्या हो जाता है, बसता तो शेष तय है लेकिन तय के स्थान पे नय हो जाता है, तय के स्थान पे नय हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ नय दिखाई दे रहा है। सिंपल सी पहचान अगर अक्त प्रत्यय के देखें, जैसे गतय, निहितय, गतय, निहितय, पठितय, तो देखिए सब में तय है, सब में तय है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, तय के स्थान पे नय हो जाता है। पहचान भी बताते हैं हम सिंपल सी इसकी, कि अगर तय अंत में हो तो अक्त प्रत्यय होता है, अक्त प्रत्यय होता है। नेक्स्ट देखिए, सन अस्य प्रकृति प्रत्यय स्तय, अच्छा प्रश्न है भाई। सन अस्य प्रकृति प्रत्यय स्तय, सन यहाँ पे धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। देखिए भू धातु से सत्री प्रत्यय और अस धातु से सत्री प्रत्यय, ध्यान रखना इस चीज का दोनों का। भू धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो भी सन बनता है, और अस धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो भी क्या बनता है, तो भी सन बनता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। भू धातु से सत्री प्रत्यय करते हैं तो भी सन बनता है, और अस धातु से सत्री प्रत्यय करते हैं तो भी क्या बनता है, सन। ये दोनों समान बनते हैं प्रत्यय से। तो भू धातु से सत्री प्रत्यय करके अस धातु से सत्री प्रत्यय करते, तो पहला और तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, चौथे में आपको टिक लगाना है। ऐसे प्रश्नों को करते समय आप प्रश्नों को तो जब आप सोल्व करो तो 4 ऑप्शन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को जब आप सोल्व करो तो आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है आपको पता हो कि भू धातु से सत्री प्रत्यय करने पर सन बनता है, और आप 3 ऑप्शन देखो नहीं, क्योंकि आंसर हमें किस में मिल गया है, हमें पहले जो ऑप्शन है उसमें हमारा आंसर मिल गया है। जैसे ही हमको आंसर मिला, हम कभी कभार क्या करते हैं जल्दबाजी में
उसको भर देते हैं, गोला काला कर देते हैं, लेकिन उसके आगे भी आपको देखना चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सानच प्रत्यांत पदे नास्ति। सानच प्रत्यय से युक्त पद इसमें कौन सा नहीं है? वर्धमाने, ददाने, दधाने और गोमान, इन चारों में से बताना है अपन को। तो छाटिए इसमें से कौन सा है। सानच प्रत्यय से युक्त पद कौन सा नहीं है? वर्धमाने, ठीक है। ददाने, ये भी सानच प्रत्यय से युक्त है। दधाने, ये भी सानच प्रत्यय से युक्त है। गोमान, इसमें सानच प्रत्यय नहीं है। अगर वैसे हमको पता लगाना हो, तो देखिए सानच प्रत्यय क्या होता है? सानच प्रत्यय कृत प्रत्यय में शामिल है। सानच प्रत्यय कृत प्रत्यय में शामिल है। सानच प्रत्यय तो कृत प्रत्यय करते क्या होते हैं? जो धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कृत प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय 3 होते हैं ना, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। आपके जो सिलेबस में इसमें भी 3 प्रत्यय बताए गए हैं, कृदंत, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जब धातु के बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कृत प्रत्यय हो जाते हैं। जब शब्द के बाद हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। और जिन प्रत्ययों के द्वारा पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, जिन प्रत्ययों के द्वारा पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, वो कौन से हो जाते हैं? वो स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं। लेकिन जो गोमान शब्द है, गोमान जो ये आपका पद है, शब्द है, इसमें क्या है? गो शब्द है। क्या है? गो शब्द है। तो ऐसे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमको प्रश्न में पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या है, तो हम एलिमिनेट करके कि भाई गोमान है, यहाँ पे गो शब्द है, क्योंकि गो शब्द है इसलिए धातु नहीं है, शब्द है इसलिए सानस प्रत्यय तो यहाँ पे होगा नहीं। तो ऐसे करके भी हमारा आंसर हम पता लगा सकते हैं। तो सानस प्रत्यांत पद है नास्ति, कौन सा पद नहीं है? गोमान है, ये सानस प्रत्यय से युक्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कारक प्लस टाप, स्त्री प्रत्यय का आ गया आपका। कारक प्लस टाप अश्य पदम भवति, इससे क्या बनता है? कार का बनता है, कुर्वाणा बनता है, कृत्रिम बनता है, कार्य का बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्य का। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का। टाप, डाप, जाप, गीप, गीस, गिन, ती, उंग, इस्प, इस तरह करके हम स्त्री प्रत्यय में इन प्रत्ययों को हम पढ़ते हैं। तो कारक प्लस टाप क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा, कार का नहीं होगा। बस इसमें थोड़ा सा यही अंतर दिखाना था। देखो, नानुमोदिते पद से संधि विच्छेदो अस्ति। नानुमोदिते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ननु प्लस अनुमोदिते, बिल्कुल नहीं होगा। ननु प्लस मोदिते, बिल्कुल नहीं होगा। न प्लस अनुमोदिते, ये इसका आंसर है। ननु प्लस आदित्य, ये बिल्कुल नहीं होगा। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? न प्लस अनुमोदिते, न प्लस अनुमोदिते। तो न में क्या है? यहाँ पे ए, और यहां भी क्या है? ए, अर्थात समान वर्ण। क्या है? समान वर्ण। और ए और ए इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। जब दीर्घ आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नानु मोदते। तो आपका आंसर ये सही होगा। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है वही, जो स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है उसका ये एग्जाम्पल है। अगला संधि का आपका टॉपिक है सक्तेव इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है। देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं हम। शक्ति प्लस एव, आप आसानी से बता दोगे इसका कि यहाँ पे कौन सी संधि है। बिल्कुल ठीक है, यण संधि है। यहाँ पे कौन सी है? यण संधि। तो एग्जाम इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, यण संधि। कैसे यण संधि? यण संधि क्या होती है? इक के स्थान पे, इक के स्थान पे यण होता है अचि सन्नितायाम विषय। इक के स्थान यण से आठ, इकोनोजी सूत्र करता है संधि, जो यण संधि है जो। तो इक स्थान यण से आठ अचि सन्नितायाम विषय। इक के स्थान पे यण होता है। अब इक में क्या है? इक का मतलब एक प्रत्याहार, ई, उ, री और ली। और यण में क्या है? य, व, र और ल। तो इक के स्थान पे यण हो जाएगा। मतलब ई के स्थान पे क्या हो जाता है? य, उ के स्थान पे क्या हो जाता है? व, री के स्थान पे क्या हो जाता है? र, और री के स्थान पे क्या हो जाता है? ल। किसमें? यण संधि में। किसमें? यण संधि में। तो यहाँ क्या है भाई? यहाँ ई है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है? य। ई के स्थान पे यह कर दो आप, स, क, त। ई के स्थान पे यह कर दिया, आगे एव है, और जब इनको मिलाओगे ना तो क्या बनेगा? यही बनेगा, सक्तेव, सक्तेव। तो यण संधि का आपका ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नास्त्यदानाम इत्यत्र संधि अस्ति। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है, इस प्रश्न को इसलिए रखा गया है कि एक ही शब्द में आपको, एक ही पद में आपको दो संधि भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको रखा गया है।
हो सकता है पहले में वही बात है, आपने इसको देखा और देखते आपको पता लगा कि भाई दीर्घ संधि तो है ही यहाँ पे, और आपने दीर्घ को टिक करके आप आगे बढ़ गए। देखो इसको प्रश्न को, नास्ति अदानाम इत्यत्र संधि अस्ति, इसका करो संधि विच्छेद पहले। न प्लस अस्ति प्लस अदाराणाम, न प्लस अस्ति प्लस अदाराणाम। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि है और हमारा पहला ऑप्शन क्या है, दीर्घ संधि का ही है। लेकिन यहाँ भी आप देखिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ यण संधि है। यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ पे यण संधि है। इसमें थोड़ा सा सही कर लो भाई इसको, पहला और दूसरा कर लो इसको, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ यण संधि है जो हमने पहले पढ़ी है, दीर्घ संधि भी पढ़ी है और यण संधि भी पढ़ी है। तो दीर्घ संधि पहला, यण संधि दूसरा, ठीक है, ये दोनों ठीक है, गुण संधि नहीं है। और चौथा अपना ऑप्शन क्या है, पहला और दूसरा दीर्घ और यण संधि, तो बिल्कुल सही है। नास्ति अदानाम में दीर्घ संधि और यण संधि है, आंसर अपना 4 सही होगा। अगला देखो ऐसा ही है, तदप्यामलकम, तदप्यामलकम पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए क्या होगा। तत् प्लस अपि प्लस आमलकम, तत् प्लस इव प्लस आमलकम, ततः प्लस अपि प्लस आमलकम, तदप्या प्लस लकम। ठीक है, ये तो वैसे भी नहीं लग रहा भाई, संधि का नहीं लग रहा ये, है ना। इव का मतलब यहाँ पे इव का कुछ आया नहीं है, तो ये भी आपको हटा देना आपको। अब इन दोनों में से देखते हैं अपन। देखो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, तत् प्लस अपि प्लस आमलकम, तत् प्लस अपि प्लस आमलकम। यहाँ देखिए, यहाँ संधि है जसत्व। कौन सी संधि है, जसत्व। तय का दय हो जाता है ना यहाँ पे, तत् प्लस अपि, तय का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। जसत संधि है, झलाम जो सुनते, झलाम स्थान झलाम जो सुनते हैं, तो जसत संधि यहाँ पे हो जाएगी, तय का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। जगदीश उदाहरण होते हैं ना, जगदीश है, वागीश है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके। जगदीश है, वागीश है, जसत संधि में होता क्या, जसत संधि में अपने वर्ण का तीसरा वर्ण होता है, जो अपना वर्ण है उसका क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। तय का क्या हो जाता है, दय, तय का क्या हो जाएगा, गय। इन एग्जाम्पल में आपको देखो तो यहाँ भी क्या हो गया है, तय का दय हो गया। यहाँ पे यहाँ जो क है उसका क्या हो गया है, वागीसे में, वाक प्लस ईस है, क्या हो गया, गय हो गया है। यहाँ तो ठीक है, जैसा तो संधि होगी यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कौन सी है, अपि प्लस आमलकम, वही इक के स्थान पे यण होता है, यण संधि होता है। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आपके पास आता है तो आप उसको आसानी से कर दोगे। और इसमें संधि भी पूछी जाती है तो संधि भी बता दोगे कि भाई यहाँ तक तो क्या है, जसत संधि है, लेकिन यहाँ से आगे क्या होगी, यहाँ से आगे यण संधि आ गई। तो इसमें भी 2 संधि का इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है लनुबंध है, लनुबंध है, धैपुर है भाई। लनुबंध है, अस्य संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई, लनुबंध है, लय अनुबंध है, री प्लस अनुबंध है, लय प्लस अनुबंध है, लनु प्लस बंध है। वही देखो, ई उ री और री, य व र और ल, ये तो री के स्थान पे क्या हो गया, लय। कौन सी संधि में, यण संधि में। कौन संधि में, यण संधि में। इसलिए आसानी से अब हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, री प्लस अनुबंध है, री प्लस अनुबंध है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये दूसरा ऑप्शन सही है। री के स्थान पे क्या हो जाएगा, लय, और री के स्थान पर जब लय है तो इसको इसमें मिला दो, क्या बन जाएगा, लैनुबंध। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी यण संधि का एग्जाम्पल है आपका। नेक्स्ट है समास का है भाई। देखो समास को इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कभी बहुत सारी दुविधा होती है कि समास होते कितने हैं। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा लेना कि समास है पंचदा, समास है पंचदा। इस लाइन को याद कर लो और कंफ्यूज कभी भी मत होना। समास होते हैं 5 प्रकार के, समास के होते 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, तत्रादौ केवल समास है, सबसे पहले केवल समास। उसके बाद में पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय विभाव है, जहां पूर्व पद की प्रधानता होती है वहां पे अव्यय विभाव समास। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास है, जहां उत्तर पद की प्रधानता होती है वहां तत्पुरुष समास। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है, जहां दोनों पद की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास। और एक है अपना अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि समास है, जहां अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वहां पे बहुव्रीहि समास। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो समास कितने हो गए, समास 5 हो गए। समास के 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने तो 2 और पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो कर्मधारय पढ़ा है और एक दिगु पढ़ा है।
एक कर्मधारय पढ़ा है, एक द्विगु पढ़ा है, तो बिल्कुल ठीक है। समास तो वो भी है, लेकिन समास की जब गणना होगी तो हम यही कहेंगे समास 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भेदो द्विगु। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद में भेद क्या है, द्विगु है। तो ये स्पष्ट कर लेना आप कि समासों का 5 प्रकार है और समासों के 5 प्रकार में ये केवल समास भी आता है, इसका एग्जाम्पल आते नहीं है और नए पूछे जाते हैं, है ना। तो इसकी भी परिभाषा होती है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है, केवल समास है। विशेष संज्ञा से जो रहित समास होता है उसको केवल समास कहते हैं। 1-2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे वागर्थायु है और भूतपूर्व है, ये इसके केवल समास के उदाहरण है। समास के टॉपिक हम सारा ये पढ़ते ही हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। अब यहाँ कौन सा है भाई समास, निर्द्वंद्व में। प्रश्न हमारा ये है कि निर्द्वंद्व में यहाँ पे समास कौन सा है, क्या द्वंद्व समास है, क्या अव्ययभाव है, क्या कर्मधारय, क्या केवल समास है। यहाँ कौन सा है, अव्ययभाव समास है। जहाँ पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ आपको कि कैसे हम पहचान निकालें कि वहाँ अव्ययभाव समास है, तो आप थोड़ा सा सिंपल सी पहचान इसकी ये है कि जब आपको समास मिले और समास में पहले अगर उपसर्ग मिल जाए, आपको समास में अगर पहले अगर उपसर्ग मिल जाए तो वहाँ संभावना होती है कि वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल ये है, उपकृष्णम है, उपकृष्णम है, यहाँ भी कौन सा समास है, यहाँ भी अव्ययभाव समास है यहाँ पे भी। अगले देखो, सुपस्ल से इत्तर से समस्त पदम भवति, ये समास विग्रह कर रखा है भाई। अब समास विग्रह से पूछ रहा है कि समस्त पद बताओ, समास बताओ, समास विग्रह से समास बताओ। समास तो सिंपल सी परिभाषा है समास की, समसनमेव समास है, समसनमेव समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण करना ही क्या होता है, समास होता है। एक लाइन की परिभाषा आपकी ये है कि समसनमेव समास है, कि जो संक्षिप्तीकरण करना है वही क्या है, समास होता है। अभी समास विग्रह से पूछ रहे हैं कि क्या होगा, सुपले से होगा, सुप प्रति होगा, उपले से होगा, सुले से होगा। तो इसका सही आंसर है भाई सुप प्रति, सुपस्ले से सुप प्रति, सुपस्ले से सुप प्रति। नेक्स्ट है समक्षम इत्यत्र समास है, यहाँ कौन सा समास है, समक्षम यहाँ कौन सा समास है, तो यहाँ भी कौन सा समास है, यहाँ पे अव्ययभाव समास है। समक्षम में क्या है, अव्ययभाव समास है यहाँ पे भी। इसका आंसर 1 हो जाएगा। नद्या समीपम विग्रह समस्त पदम, अब फिर समास विग्रह कर दिया इसने, यहाँ पे इस पे समास विग्रह कर दिया। और समास विग्रह से क्या पूछ रहा है आपसे, समास पूछ रहा है कि समास बताइए भाई क्या है इसमें। तो नद्या समीपम हो जाएगा उपनदी। अब उपनदी भी दो ही भाई, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी आपको दे रखा है। तो उपनदी में जो ई छोटा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नदी समीपम नहीं है, सह नदी भी नहीं है, उपनदी में ई बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका नद्या समीपम उपनदी। नेक्स्ट देखिए, सुखम प्राप्त है विग्रह समस्त पदम समासस्य। अब इसमें दोनों पूछ लिया भाई, इसमें समस्त पद भी है, मतलब समास भी बताओ आप, और वहां समास कौन सा है ये भी आपको बताना है। सुखम प्राप्त है विग्रह से समस्तम पदम समासस्य, समस्त पद भी बताना है और आपको समास भी बताना है। तो सुख प्राप्त है कर्मधारय, सुख प्राप्त है, सभी में सुख प्राप्त है, केवल समास यहाँ पे अंतर है भाई। तो सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है। द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये तत्पुरुष के भेद है। जब हम पढ़ेंगे तो सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है, द्वितीय तत्पुरुष है। यह कौन सी व्यक्ति है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति, यहाँ पे कौन सी व्यक्ति, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, द्वितीय तत्पुरुष कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे रिट मेन से संबंधित 20 क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि आपको इनसे जरूर फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।